हेलो, आज हम लोग देखेंगे पॉलिटी और पॉलिटी में हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं संघीय विधायी का फेडरल लेजिस्लेचर। ये इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो संघीय विधायिका में क्या क्या आता है? 3 चीज़ें आती हैं। एक तो संसद, जिसमें आता है राज्यसभा और लोकसभा और राष्ट्रपति, तीनों को शामिल करके संघीय विधायिका बनती है। अब देखिए, संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था को अपनाया गया है। हमारे केंद्र में क्या है? 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। याद नहीं रख पा रहे हो तो ऐसे रखिए कि राज्यसभा में आपकी मिनिमम एज होती है 30 और लोकसभा में 25। तो लोकसभा की कम है तो निम्न सदन। ठीक है, इस तरीके से ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता करती है। लोकसभा को आपने देखा होगा, हम लोग जाते हैं, वोट देते हैं, तो जनता खुद चुनती है प्रत्यक्ष रूप से सदस्यों को। और ये एक अस्थायी सदन है। ये आपको पता है कि 5 साल में विघटित हो जाती है, या फिर अगर बहुमत ना हो तो विघटित हो जाती है। ये कभी भी भंग हो सकती है। तो वही राज्यसभा एक स्थायी सदन है, अर्थात इसका विघटन नहीं होता। राज्यसभा आपको पता है कंटिन्यूअस चलती है, इसका विघटन नहीं होता है। ठीक है, भारतीय संविधान के, अब देखिए सबसे पहले हम जब पॉलिटी पढ़ते हैं तो हमें ये देखना होता है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो किस आर्टिकल में दिया हुआ है और कौन से पार्ट में दिया हुआ है। तो ये दिया हुआ है भाग 5 के आर्टिकल 79 से 122 में। ठीक है, इसके बीच हमें संसद की गठन संरचना, संसद के सदनों की अवधि, संसद के अधिकारी, संसद और उसके सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों के बारे में हमें बताया गया है इसमें। अब देखेंगे संसद का गठन और संरचना। राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा के सम्मिलित रूप को संसद कहा जाता है, अर्थात राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। देखिए, राष्ट्रपति ऐसा होता है कि पूछा जाए कि वो संसद का सदस्य होता है तो नहीं होता है, लेकिन वो संसद का अभिन्न अंग होता है। ये चीज़ ट्रिक से मतलब पूछी जा सकती है कि क्या वो सदस्य होता है तो नहीं, लेकिन वो संसद का अभिन्न अंग होता है। और जो हम पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एंड कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट, तो ये दिया हुआ है आर्टिकल 79 में कि राष्ट्रपति उसका अभिन्न अंग होता है। लोकसभा संपूर्ण भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, तो राज्यसभा केंद्र में राज्यों और केंद्र शासित राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। देखिए, जो लोकसभा है उसमें लोग डायरेक्ट वोट देते हैं, तो ये लोगों को रिप्रेजेंट करती है। और राज्यसभा क्या करती है? राज्यों को, स्टेट को, और जो हमारे केंद्र शासित राज्य हैं उनको रिप्रेजेंट करती है। संसद के उस सदन और राज्यसभा में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व नहीं है, क्योंकि राज्यों का प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के आधार पर निर्धारित होता है। देखिए क्या होता है ना, आपको पता है अमेरिका में जैसे कि मान लीजिए सीनेट होता है, ठीक है, कांग्रेस होती है, तो उसमें क्या होता है? सीनेट होता है वहाँ पर, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो सीनेट जो होता है, जैसे कि हमारी राज्यसभा है, तो वहाँ पर क्या है, हर अमेरिका में क्या है, हर राज्य को 2 सीटें दी हुई हैं, चाहे कितनी भी वहाँ की जनसंख्या हो। ठीक है, ये चाहे 1 की 1000 हो, 1 की 100 हो, लेकिन 2-2 सीटें सबको दी रखी हुई है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ क्या है, मान लीजिए जिस राज्य की जितनी जनसंख्या है उसी के अनुपात में उसको सीटें मिली हुई है। जैसे कि आपको पता है यूपी की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, तो सबसे ज़्यादा सीटें राज्यसभा में यूपी की हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 2, चाहे उसकी कितनी भी जनसंख्या हो, कम ज़्यादा, उसको बराबर सीटें नहीं दी हुई हैं। ये चीज़ है हमारे यहाँ। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता और ना ही संसद में बैठता है, परंतु राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। देखिए, राष्ट्रपति सदस्य तो नहीं होता सदन का, लेकिन अभिन्न अंग होता है, क्योंकि आपको पता है कोई भी विधेयक अगर राष्ट्रपति जब तक सिग्नेचर नहीं करेगा, वो मतलब कोई जो हमारा बिल होता है वो एक्ट बनेगा ही नहीं, है ना, इस जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करेगा। इसलिए ऐसा इसलिए क्योंकि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक तब तक कानून नहीं बनता है जब तक राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति ना दे। अब देखेंगे राज्यसभा उच्च सदन का गठन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट। भारतीय संविधान के आर्टिकल 80 में राज्यसभा के गठन का प्रावधान है। ठीक है, ये किस आर्टिकल में, ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा के वैसे सदस्यों की संख्या 250 है, 250 है, परंतु ये वर्तमान में ये 245 है। ठीक है, इनमें से राष्ट्रपति क्या करता है? 12 लोगों को मनोनीत करता है, जो मतलब साहित्य, विज्ञान, कला, समाज से जुड़े हुए लोग होते हैं, उनका विशेष ज्ञान रखते हैं, उनको मनोनीत करता है। मतलब हम उनके लिए वोट नहीं करते, राष्ट्रपति उनको मनोनीत करता है। ठीक है, नॉमिनेट करता है। शेष जो अधिकतम 238 सदस्य हो सकते हैं, परंतु वर्तमान में 233 हैं। ठीक है, जो निर्वाचित होते हैं। देखिए, राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 में से प्रत्येक राज्य में कितने सदस्य होंगे, इसका निर्धारण राज्य विशेष जनसंख्या के आधार पर होता है। तो हमें पता चलता है कि उस राज्य की जितनी जनसंख्या है उस अनुपात में उसे सीटें मिलती हैं। जैसे कि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सदस्यों की संख्या 31 है, महाराष्ट्र से 19, तमिलनाडु से 18, बंगाल से 16 और बिहार से 16 है। अब देखेंगे राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर।
राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा एकल संक्रमणीय मत आधार पर होता है। अब ये होता क्या है, देखिए क्या होता है ना, जैसे कि आप वोट देने जाएंगे तो जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे वो बन जाता है, लेकिन ये क्या होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, ऐसा होता है कि आपको वरीयता क्रम लगाना होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, मान लीजिए 1 सेकेंड, जैसे कि मान लीजिए ये कोई ए है बंदा, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो आपको इसमें वरीयता क्रम लगाना होता है कि मैं सी को पहले बनाना चाहूँगा, अगर सी नहीं आता है तो मैं दूसरे नंबर पे बी को बनाना चाहूँगा, फिर तीसरे नंबर पे डी पे और फोर्थ नंबर पे बी को बनाना चाहूँगा। ठीक है, ऐसे ही करके सब लोग अपना क्रम बनाते हैं। तो पहले नंबर पे देखे जाएंगे, पहले नंबर पे किसको ज़्यादा वोट मिले हैं, अगर कम पड़ रहे हैं तो फिर देखेंगे कि सेकंड वरीयता किन किन की है। इस तरीके से एक मतलब अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से ये चुने जाते हैं, जिसका वर्णन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विस्तार से किया गया। इसके बारे में बताया गया है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में। भारतीय संविधान के आर्टिकल 84 के अनुसार राज्य विधानमंडल विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा मनोनीत नहीं, राज्यसभा के सदस्यों का चयन किया जाता है। तो देखिए राज्य विधानमंडल, ठीक है, के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, ठीक है, जो निर्वाचित है, मनोनीत उनको हटा देंगे, जो मनोनीत है वो लोग चुनते हैं राज्यसभा के सदस्यों को। अब राज्यसभा के सदस्यों के आर्टिकल 84 में दी हुई है कि कौन बन सकता है राज्यसभा में, कौन आ सकता है। तो इसमें है जो भारत का नागरिक है, वो जो 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, अगर आप 30 के हैं हो गए हैं तो ही आप राज्यसभा में जा सकते हैं, जो किसी लाभ के पद पर ना हो, मंत्री पद को छोड़कर। ठीक है, लाभ का पद क्या है सब हम डिटेल में बाद में बताएंगे आपको। विकृत मस्तिष्क का ना हो, ठीक है। यदि संसद विधि द्वारा कुछ और अर्हताएं निर्धारित करे तो ये जरूरी है कि उम्मीदवार उसे भी धारण करे। अगर संसद चाहे तो कुछ और बना सकती है अर्हताएं कि ये होना चाहिए, तो उसको भी हमें जो उसको फॉलो करेगा वही चुना जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों का अब कार्यकाल देखेंगे। टेन्योर ऑफ राज्यसभा मेंबर, ये एक स्थायी सदन है, अर्थात राज्यसभा का विघटन कभी नहीं होता। ठीक है, ये एक स्थायी सदन है, परमानेंट है, ये याद रखिएगा। इसका डिसोल्यूशन नहीं होता है, आर्टिकल 83 के 1 में दिया हुआ है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल निश्चित होता है। इस सदन का प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष के लिए चुना जाता है एवं प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो आप सोचेंगे स्थायी सदन है तो फिर कैसे चुने जाते हैं लोग, तो क्या होता है कि एक व्यक्ति का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और हर 2 साल बाद 1/3 जो होंगे उसके सदस्य वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे। ठीक है, फिर उन्हें उतने लोगों को दोबारा निर्वाचित कर लेंगे। इस तरीके से चलता रहता है। ठीक है, राज्यसभा के पदाधिकारी, ऑफिसर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के 2 पदाधिकारी होते हैं, एक तो सभापति चेयरमैन, एक उपसभापति डेप्यूटी चेयरमैन होता है। अब आपको पता होगा कि राज्यसभा का जो हमारा उपराष्ट्रपति है वो ही राज्यसभा का सभापति होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, आर्टिकल 89 में है। गौरतलब है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। 1 सेकेंड, ये बता रहे हैं राज्यसभा सदस्यों द्वारा उसी सदन के किसी व्यक्ति को उपसभापति हेतु निर्वाचित कर दिया जाता है। जो हमारा उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन वो पदेन सभापति होता है राज्यसभा का, और अपने लोगों में से वो उपसभापति को चुन लेंगे। वर्ड्स बहुत ध्यान रखिए क्या बोल रही हूँ मैं। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति को भारत की संचित निधि से वेतन दिया जाता है। तो इन सबको जो है इन लोगों को जो इनका वेतन है वो संचित निधि से मिलता है। अगर इन्हें हटाना है, राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए 14 दिन पूर्व सूचना के साथ राज्यसभा में प्रस्ताव पास किया जाता है। अगर इन्हें हटाना है तो 14 दिन पूर्व सूचना देनी होगी और फिर प्रस्ताव पास करवाना पड़ेगा। यदि उपराष्ट्रपति स्वयं चाहे तो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर पद से मुक्त हो सकता है। अगर उपराष्ट्रपति हटना चाहे तो वो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। उपसभापति को निम्न आधारों पर या फिर इन आधारों पर भी उपसभापति को पदमुक्त किया जा सकता है। यदि उसकी राज्यसभा की सदस्यता की अवधि समाप्त हो रही है, मतलब जितना टाइम उसने काम करना था कर लिया है, या फिर सभापति को अगर वो अपना त्यागपत्र दे दे उपसभापति। ठीक है, राज्यसभा के समस्त सदस्यों के बहुमत से संकल्प पारित करके ऐसा करने के लिए 14 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक होता है। अगर उसे हटाना है तो देखिए आपको बहुमत से संकल्प लाना होगा, 14 दिन पूर्व सूचना देनी होगी। ठीक है, पहले से उनको बताना पड़ता है। इन 2 पदाधिकारियों के अलावा एक और अधिकारी होता है जिसे हम कहते हैं राज्यसभा महासचिव। महासचिव की नियुक्ति राज्यसभा के सभापति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा का पूछा चुना जाएगा महासचिव, तो सभापति द्वारा। ये सभापति का
सदन का सदस्यों का संसदीय कृत्य और क्रियाकलापों संबंधी कार्यों का सलाहकार होता है। यह लोकसभा महासचिव की भांति कार्यपालिका की स्थायी और निरपेक्ष पदाधिकारी होता है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे कि इसके क्या कार्य होते हैं, राज्यसभा के और लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू, बाय।